हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, उसकी पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं उसके, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, हेड ऑफ़ पार्लियामेंट और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन होता है ये प्रेसिडेंट? जैसे एट प्रेजेंट हम बात करें तो रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। So Indian President is the head of the state. He is the first citizen of India and is a symbol of solidarity, unity and integrity of nation. ये किसका प्रतीक है? सॉलिडरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का। ये यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसका भी पार्ट है। वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है इनके साथ ये एग्जीक्यूटिव जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट है ये। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। अब प्रेसिडेंट जो है उसको इलेक्ट किया कैसे जाता है। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। जैसे हमने देखा लोग जो हैं वो डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं होती है। तो इसके लिए इसकी इलेक्शन जो है इलेक्टोरल कॉलेजेस जो हैं वो इलेक्ट करते हैं इसको। इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी इलेक्शन के लिए? प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। अब इलेक्टोरल कॉलेज किस किस को कंप्राइज करके बने हुए हैं, कौन कौन इसमें वोटिंग कर सकता है? तो सबसे पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के वो इसमें वोटिंग कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं स्टेट्स की वो इसमें वोट कर सकती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता इसमें। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो इसमें जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये भी इसमें इंक्लूड हैं। अब इसमें वोट की एमएलए के वोट की क्या वैल्यू होगी, एमपी के वोट की क्या वैल्यू होगी, वो किस तरह से डिफ़ाइन की जाती है, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया हुआ है इन्होंने। सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो ये जो है इस फार्मूले से एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो एमपी के वोट की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, उसके लिए क्या फार्मूला रखा है इन्होंने। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी किसके बराबर होती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है एमपी के वोट की वैल्यू जो है इस फार्मूले से डिफाइन की जाती है। नाउ Who does not take part in the president's election? कौन इसकी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, कौन वोट नहीं करता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसकी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के वो भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनके बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, जहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जिन स्टेट्स में, वहाँ पर वो भी वोट नहीं कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये भी इनकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि कौन कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिए कि लोकसभा के जो
नॉमिनेटेड मेंबर हैं, राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं स्टेट्स की, वो तो पूरी ही वोटिंग नहीं कर सकती हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज के नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। नो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कितने साल तक प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस में, यानी कि कितना टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट जो है, इंडिया का प्रेसिडेंट की बात करें तो एक बार प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो जाता है तो वो 5 साल तक जो है वो रूल करता है, वो 5 साल तक ऑफिस में रहता है। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज ईयर गिवन नो न्यू इलेक्शन हैज़ टेकन प्लेस। देखो जब तक नई इलेक्शन नहीं होती, नया प्रेसिडेंट नहीं आता, तो 5 साल होने के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा अगर नया प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस नहीं संभालता। तो ये दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकता है, इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। नो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन यूज्ड इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो कौन सा तरीका अपनाया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो तरीका है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि यहाँ डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है, किस तरह की इलेक्शन होती है इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब है अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नाउ हाउ डज वोटिंग टेक प्लेस इन द इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है उसके लिए वोटिंग कैसे होती है, लोग हैंड रेज करके वोटिंग करते हैं या फिर ओपनली वोटिंग करते हैं ओरली, या किस तरीके से वोटिंग होती है। तो ये जो होती है इस सीक्रेट बैलेट सिस्टम के तहत जो है वो वोटिंग होती है इलेक्टोरल कॉलेजेस में प्रेसिडेंट के लिए। अब कोटा क्या रहता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, क्या कोटा रहता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड डिवाइडेड बाई 1+1 और +1, ये जो फार्मूला दिया गया है ये जो है इसकी वैल्यू जो है कोटा जो है वो डिफाइन करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रेज होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के रिलेटेड, तो फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेती है। Any after the election of president is declared null and void, the act done by the president in his office remain valid even after his removal। तो जो प्रेसिडेंट होगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो काम करता रहेगा। तो अब क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है प्रेसिडेंट के लिए, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का। तो इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो रखी गए हैं। सबसे पहली बात है कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। और तीसरी जो क्राइटेरिया है उसके लिए, ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए कि वो उसको लोकसभा के लिए इलेक्ट किया जा सके। He should not hold any office of profit under the central government, state government or any public authority। ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड ना करता हो। तो ये जो क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, ये क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है प्रेसिडेंट के लिए। तो अब कंडीशंस क्या हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो कुछ फ्यू कंडीशंस जो हैं जो प्रेसिडेंट के लिए हैं। सो देयर आर फ्यू कंडीशंस फॉर द कैंडिडेट रनिंग फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। सबसे पहले है कि वो ना तो लोकसभा का मेंबर रह सकता है और ना ही राज्यसभा का मेंबर रह सकता है। अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर रहता है होता है तो वो उस सीट को वेकेट करके ही प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है, यानी कि वो मेंबर लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर होते हुए प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये पहली कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं कर सकता या उसको नहीं करना चाहिए। उसके रेजिडेंस की बात करें तो राष्ट्रपति भवन जो है वो उसको प्रोवाइड किया होता है, उसके लिए उसको कोई भी रेंट जो है वो पे नहीं करना होता है। और नेक्स्ट जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि उसको क्या एमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलेंगी प्रेसिडेंट को। उसके एमोलमेंट्स और अलाउंसेस जो हैं वो उसके टेन्योर के दौरान जो हैं वो पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है प्रेसिडेंट के लिए। ही इज़ गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम ही एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। उससे इसको जब तक ये प्रेसिडेंट है उस पीरियड में इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोई भी उसका पर्सनल जो क्राइम हो वो प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस, ओनली सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट दैट टू आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ प्रियर नोटिस। कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती प्रेसिडेंट की जब तक वो ऑफिस में है। सिविल प्रोसीडिंग चल सकती हैं, पर्सनल जो उसकी गुनाह है उसके रिलेटेड, अगर कोई पर्सनल उसने क्राइम किया तो उसके रिलेटेड जो है वो प्रोसीडिंग चल सकती हैं, लेकिन उसके लिए उसको 2 महीने पहले जो है वो नोटिस सर्व करना होगा। अब प्रोसीजर क्या है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है। इम्पीचमेंट रखा है, जो प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, किस तरीके का प्रोसेस है। प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसको इम्पीचमेंट के तहत जो है वो हटाया जा सकता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी गई है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू कैसे होता है, लोकसभा में शुरू होता है। फर्स्ट हाउस में इम्पीचमेंट चार्जेस जो लगाए जाते हैं, राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकती हैं और वो रेजोल्यूशन पास करके जो नीचे क्राइटेरिया मैंने दिया है कि उसके लिए 1/4 जो है वो लोकसभा में वोटिंग जो है वो होनी चाहिए। बाकी राज्यसभा में फिर रेजोल्यूशन किस तरीके से पास होना चाहिए, और फाइनल जो है लंबा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। तो ये डिफाइन नहीं है कि इम्पीचमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन डिफाइन नहीं की गई है। अब क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वेकेट हो सकता है, क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस भी कभी खाली हो सकता है, उसकी चेयर जो है वो कभी खाली हो सकती है। सो यस, हिज ऑफिस कैन बी वेकेटेड। इन किन तरीक़ों से वो वेकेट हो सकता है, तो 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट्स हिज टर्म ऑफ 5 year इन द ऑफिस, जब वो 5 साल पूरे कर देता है तो भी उसका ऑफिस जो है वो वेकेट हो जाता है। या फिर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देता है, इसका अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे देता है तो भी इसका ऑफिस जो वेकेट हो जाता है। या फिर लोकसभा और राज्यसभा इसके खिलाफ जो इम्पीचमेंट चार्जेस लगाती हैं और वो वैलिड हो जाते हैं, तब भी इसको रिमूव किया जा सकता है, तो भी इसकी चेयर जो है वो खाली हो सकती है, प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो वेकेट हो सकता है। या फिर इसकी डेथ हो सकती है, या फिर इसकी इलेक्शन को जो है इनवैलिड अगर करार दे देता है सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो जिनके तहत जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो वेकेट रह सकता है। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज़ प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, अगर ये वेकेट है तो। अगर लेटर्स ऑफिस फॉल वेकेंट इन द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अबव एक्सेप्ट बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। सो जो प्रेसिडेंट एक्ट है 1969 का, अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो फिर उसकी एब्सेंस में जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा। अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो है वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शन प्रेसिडेंट की, जब तक नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होके नहीं आता है तब तक।
अब बात करेंगे हम पावर्स क्या क्या हैं भाई प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है वो हेड है इंडिया का, तो उसके पास पावर्स क्या क्या हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या हैं, मिलिट्री पावर्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या हैं, वो अलग अलग जो सारी पावर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इज़ टू बी टेकन इन हिज नेम। कोई भी लॉ बनता है तो वो पार्लियामेंट के नाम से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बल्कि वो किसके नाम से इम्प्लीमेंट होता है, प्रेसिडेंट के नाम से इम्प्लीमेंट होता है। उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से होती है। And he may or may not make rules to simplify the transition of business of the central government. He appoints the Attorney General of India and determines his remuneration. उसको जो भत्ता मिलेगा वो भी डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। He appoints the following people's: Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commission and other election commissioners, Chairman and member of Union Public Service Commission, State गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन और मेंबर्स, ये सारे जो है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। और इसी एग्जीक्यूटिव पावर के तहत जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से हासिल करता है। और ही रिक्वायर्स पीएम टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन of the Council of Minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by council। तो ये उसको बोल सकता है कि वो सबमिट करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिस्कशन के लिए। और इसके अलावा कुछ कमीशंस हैं उनको भी अपॉइंट करता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन है उनके मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है। इसके साथ ही इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं यूनियन टेरिटोरीज़ के, जिनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कहते हैं, उन्हें भी ये अपॉइंट करता है। और ये किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है एंड हैज़ द पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। और इसके पास पावर है कि ये उनको डायरेक्टली रूल कर सकता है, जैसे यूनियन टेरिटरीज को रूल करता है प्रेसिडेंट। अब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें हम। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं कि ये पार्लियामेंट को समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है और डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा को कर सकता है। ये जॉइंट सेशन भी बुला सकता है राज्यसभा का और लोकसभा का, अगर किसी केस में डेडलॉक है तो। जब पहला सेशन होता है जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा का, तो जो है कौन एड्रेस करता है इंडियन पार्लियामेंट को, फर्स्ट सेशन जो है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। उस एड्रेस में ये स्पीकर को अपॉइंट करता है, ड्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करता है, चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है जब उनकी सीट खाली होती है। ये 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट करता है राज्यसभा के, और 2 मेंबर जो है ये लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता है। ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको कंसल्ट कर सकता है ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़, और ये रिकमेंड कर सकता है, ये परमिट कर सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ कुछ जो बिल्स हैं, जैसे जो मनी बिल हो गया जैसे, तो इनकी इंट्रोडक्शन जो है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से होती है। और ये ऑर्डिनेंस जो है वो भी प्रेसिडेंट ही लाता है, हालांकि पार्लियामेंट लाती है लेकिन वो प्रेसिडेंट के नाम से ही जारी होता है। ही लेस द फॉलोइंग रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट: कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
एंड फाइनेंस कमिश्नर, और इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल पावर्स की। मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको जो बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए प्रायर परमिशन जो है, प्रायर रिकमेंडेशन जो होती हैं वो मस्ट होती है प्रेसिडेंट से। उसके बाद जो है यूनियन बजट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। पहले जो है उसकी परमिशन जो है वो ली जाती है प्रेसिडेंट से। टू मेक डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज रिकमेंडेशन इज़ अ प्री रिक्विजिट, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो ज़रूरी होती है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो इसके कंट्रोल में होता है, और हर 5 साल बाद ये फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये पावर जो है फाइनेंशियल पावर जो होती हैं प्रेसिडेंट के पास। अब जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं, तो जुडिशियल पावर जो हैं ये चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं, या जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। और he takes the advice of Supreme Court, however the advice is not binding on him, but he can take advice. He has pardoning power. Under Article 72, he has been conferred with the power to grant pardon against punishment for an offence against union law, punishment by a martial court or death sentence. तो ये उसको माफ़ भी कर सकता है, ये इसके पास पावर है। नोट पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ पार्डन विद ग्रांट ऑफ पार्डन ए कन्विक्ट बोथ कन्विक्शन एंड सेंटेंस कम्प्लीटली एब्जॉल्व्ड, कम्प्लीटली पूरी तरह से ऑब्जर्व करा। अब कम्यूटेशन की बात करें तो विद दिस नेचर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज्ड, तो उसकी पनिशमेंट जो जैसे डेथ सेंटेंस दिया तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर देंगे, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया तो उसको कम कर देंगे, तो ये हो सकता है। अब रिमिशन की बात करें तो यहाँ भी रिड्यूस हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट का जो है पीरियड है उसको कम किया जा सकता है। रेस्पाइट की बात करें तो अवार्ड्स लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट, एंड रिप्राइव स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, उसको स्टे कर सकता है कुछ पीरियड के लिए। तो ये इसके पास जुडिशियल पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। अब डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो इंटरनेशनल कोई भी ट्रीटी होती है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, इंडिया किसी के साथ भी एग्रीमेंट साइन करता है, जो कोई भी जिसको पार्लियामेंट अप्रूव करती है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही कंक्लूड होता है। वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का इंटरनेशनल फोरम में या इंटरनेशनल अफेयर में, जो प्रेसिडेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का। अब मिलिट्री पावर की बात करें तो एक कमांडर है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया की, उनका कमांडर है प्रेसिडेंट। और ये चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ एयर फोर्स जो है उनको अपॉइंट करता है। एमरजेंसी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास, उनकी बात करते हैं तो कौन कौन सी एमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। 3 एमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, जब कभी बार होती है या सिविल बार होती है तो उसके दौरान जो है वो 352 आर्टिकल के तहत जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है ये किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होती है, या फिर वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो नहीं फुल मेजॉरिटी में आती है किसी स्टेट में, या कुछ और रीज़न की वजह से जो है लगाया जा सकता है। या आर्टिकल 356 एंड 365 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है। इसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी ये भी लगाई जा सकती है, आर्टिकल 360 के अंडर जो है प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगा सकता है। अब एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ऑर्डिनेंस भी जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस भी ला सकता है। आर्टिकल जो 123 है ये ऑर्डिनेंस से डील करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, और जो लेजिस्लेटिव पावर है ये भी उनमें से एक है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। और ये ऑर्डिनेंस किसकी रिकमेंडेशन से आएगा? यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन से जारी होगा। लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा, उसके बाद इसको
जो है हाउस में पेश किया जाएगा। अब वीटो पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास? वीटो पावर की बात करते हैं तो जब एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट जो है उस बिल को पास कर सकते हैं। बिल को एक्ट बनने से पहले उसको प्रेसिडेंट जो है उसके सामने पेश किया जाता है उसके अप्रूवल के लिए, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, रिटर्न करे, या फिर विद होल्ड करे, या उसको रिजेक्ट कर दे। ये उसके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। ये चॉइस होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो अपनी वीटो का इस्तेमाल जो है यहाँ पर कर सकता है। और ये वीटो जो है ये आर्टिकल 111 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दी गई है प्रेसिडेंट को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है, उसकी पावर्स क्या क्या हैं, किस किस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने व्यूज जो हैं वो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।